हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सभी से पहले तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ जाइए। इंडियन इकोनॉमी के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू, अभ्युदय पोर्टल मिर्जापुर। आप अपनी अटेंडेंस कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ओके, स्टडी से रिलेटेड कोई भी चैट आप लाइव जो चैट बॉक्स है आपका स्टडी का, उस पर आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था स्थिरता के बारे में कि समग्र स्थिरता को कैसे प्राप्त किया जाए। ओके, जो समग्र स्थिरता है इकोनॉमी की, तब तक आप सभी जुड़ जाइए। इसको कैसे प्राप्त किया जाए, तो आपने पढ़ा था 3 पिलर थे। एक तो ग्रोथ, इंक्लूसिव और इम्बैलेंस। इम्बैलेंस किन किन सेक्टर्स में हो रहा था आपने पढ़ा था? मौद्रिक नीति में, राजकोषीय नीति में, या फिर वैदेशिक जो व्यापार हो रहा था, ट्रेड हो रहा था उसमें। तो मतलब कि अगर आपको मौद्रिक नीति में स्थिरता लानी है तो इसका मतलब है मुद्रास्फीति में स्थिरता लानी पड़ेगी। आपको राजकोषीय नीति में लानी है तो इसका मतलब है राजकोषीय घाटे को आपको सही रखना पड़ेगा। प्लस अगर आपको वैदेशिक व्यापार में स्थिरता लानी है तो इसका मतलब क्या है? जो वैदेशिक घाटा है उसको नहीं होने देना है। ओके, तो अगर इन 3 क्षेत्रों में स्थिरता आ जाएगी तो इसका मतलब यह है कि आप समग्र क्षेत्रों में स्थिरता ला सकते हैं। ओके, इज दैट क्लियर? समग्र क्षेत्रों में स्थिरता लाई जा सकती है। ओके, चलिए आज हम टॉपिक पढ़ेंगे सिस्टम्स ऑफ, जो हमारी अर्थव्यवस्थाएं हैं वो कितने प्रकार की हैं और कितने प्रकार की जो आर्थिक प्रणालियां हैं वो कार्य करती हैं। सिस्टम्स ऑफ इकोनॉमी कितने टाइप्स के हैं, विश्व में कितने प्रकार की आर्थिक प्रणालियां हैं जो कार्य कर रही है। आप सभी जुड़ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। ओके, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ जाइए। पिछले अगर कोई डाउट हो या आप लोगों को कोई डाउट बढ़ रहे हो तो हम लोग एक डाउट सेशन कर लेंगे किसी भी दिन, जब आप लोग समझे तो आपने डाउट्स उस लाइव में कंक्लूड कर लीजिएगा। ओके, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपके लिए। और जो बच्चे देखिए इकोनॉमी बहुत टफ नहीं है, वो टफ इसलिए हो जाती है क्योंकि जो हमारी स्टडी के जो कुछ अच्छे दिन रहते हैं 9 to 12, उस दौरान इन सब्जेक्ट्स पर बहुत फोकस नहीं किया। सबको साइंस पढ़ना होता है। ओके, सबको साइंस से पढ़ना होता है और सबको इंजीनियर और पता नहीं क्या क्या बनना होता है। फिर बाद में जब वो ग्रेजुएशन कर लेते हैं फिर उनका माइंड डाइवर्ट होता है कि नहीं भाई ये तो हमें ऐसा नहीं, ऐसे बनना है, इधर ये जाके बनना है। ओके, अच्छी चीज है। तो इकोनॉमी के लिए परेशान नहीं होना है। इकोनॉमी थोड़ी सी इजी उनके लिए हो जाती है जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड रहा है, तो उनको कुछ टेक्निकल वर्ड समझने में प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके, या फिर जिन्होंने ग्रेजुएशन इस तरह से किया है तो उनको समझने में प्रॉब्लम नहीं होती। आपको भी नहीं होगी। सबसे पहले तो जिन बच्चों का भी बैकग्राउंड नहीं है तो वो अगर डायरेक्ट 11th की एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हैं, देखिए एक प्रश्न कल आप लोगों ने पूछा था कि एनसीईआरटी का राइटर कोई नहीं होता, ये गवर्नमेंट की बुक्स हैं। एनसीईआरटी मतलब सीबीएसई की जो बुक्स होती हैं। ओके, आप इनको ले लीजिए। इसके बाद अगर यहां से आपको समझ नहीं आ रहा है तो अब 9th की एनसीईआरटी, फिर 10th की एनसीईआरटी और फिर आप 11th की एनसीईआरटी पर आइए। धीरे धीरे आप अपने कॉन्सेप्ट को बनाइए और जो मेरे लेक्चर्स हैं उनके आप नोट्स तैयार करते रहिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपको इकोनॉमी में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, चलिए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। आर्थिक प्रणालियां, इकोनॉमिक सिस्टम्स। देखिए दुनिया में लोगों की डिमांड्स अलग अलग हैं, सोसाइटी अलग अलग है, तो इस वजह से अर्थव्यवस्था की जो प्रणालियां हैं वो भी बहुत डिफरेंट हैं। आपको पता है कि यूएस का जो इकोनॉमिक मॉडल है वो अलग है, इंडिया का इकोनॉमिक मॉडल अलग है, चाइना का इकोनॉमिक मॉडल अलग है। तो आखिरकार ये जो इतनी सारी आर्थिक प्रणालियां या इकोनॉमिक मॉडल काम कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं और फिर ये कितने हैं, या फिर इन मॉडल्स की हमें जरूरत ही क्यों पड़ी।
ओके, जरूरत इसलिए पड़ी कि मानव को या इंसान को कुछ बेसिक नीड्स की जरूरत होती है। उस बेसिक नीड्स में कुछ वस्तुएं होंगी और कुछ सेवाएं होंगी, यानी कि मानव को कुछ चीजों का जो इस्तेमाल है वो करना मैंडेटरी होता है, उसी पर उसका जीवन निर्भर करता है। अब ये मैंडेटरी चीजें कौन कौन सी हैं? रोटी, कपड़ा और मकान, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन आज वर्तमान समय में इसमें आप शिक्षा को भी जोड़ सकते हैं, आप स्वास्थ्य को भी जोड़ सकते हैं। ये भी ऐसी आवश्यक चीजें हैं जिनके बिना किसी भी व्यक्ति का जीवन संभव नहीं है। ये मानव के इस्तेमाल के लिए कुछ जरूरी सर्विसेज और गुड्स होते हैं। अब इन्हें उपलब्ध कराना, यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, और इनको उपलब्ध कराना अर्थव्यवस्था की सबसे पहली चुनौती बन जाती है। आखिरकार कोई भी इकोनॉमी या कोई भी देश इन व्यवस्थाओं को कैसे उपलब्ध कराए। ओके, अब इनको हम दो आयामों पर निपटते हैं। कैसे निपटते हैं इनसे? पहला तो यह है कि इन चीजों को पहले बनाया जाए, इनका सृजन किया जाए, इनका प्रोडक्शन किया जाए, इनका उत्पादन किया जाए। अब इसके बाद दूसरा जो कंसेप्ट आता है वो कि आयाम की इनको लोगों तक प्रोडक्शन तो हो जाएगा, फिर लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ओके, मतलब कि दो आयाम पर किस पे काम करना पड़ेगा हमें इकोनॉमी में? एक तो प्रोडक्शन पे काम करना पड़ेगा और दूसरा वितरण पे काम करना पड़ेगा, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन पर काम। इकोनॉमी के हमने पहले लेक्चर में इसकी बात की थी, बस इसी पे पूरी इकोनॉमी टिकी होती है। ओके, क्योंकि लोगों की अनलिमिटेड वांट्स हैं, उन अनलिमिटेड वांट्स तक हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्स हैं उन तक वो पहुंचा देना ही तो अर्थव्यवस्था है, अर्थशास्त्र है। ओके, अब इससे भी ज्यादा जरूरी हो गया कि हम आपूर्ति तो तब करेंगे जबकि चीजों का उत्पादन होगा, जबकि वस्तुओं का सृजन होगा। अब ये जो उत्पादनकारी या सृजनकारी जो एसेट्स हैं उनकी स्थापना कौन करेगा? जो परिसंपत्तियां हैं इनका सृजन कैसे होगा? इनका सृजन के लिए चाहिए धन, या फिर उसको आप कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट। इसके लिए क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट चाहिए। आप समस्या ये आती है, चीजों का प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन तो बात की बात हो गई, सबसे पहले इकोनॉमी में एक बात हो गई कि आप चीजों को सृजित करने के लिए जो एसेट आपको खड़ा करना पड़ेगा, उस एसेट में पैसा कौन लगाएगा, पैसे का निवेश कौन करेगा, इन्वेस्टमेंट कहां से आएगा। ओके, अब यहीं से शुरू होती है सारी बात। अब ये इन्वेस्टमेंट कौन करेगा और क्यों करेगा, बस इसी के लिए विश्व में अलग अलग इकोनॉमिक मॉडल काम कर रहे हैं। इसी के लिए हमें अलग अलग इकोनॉमिक प्रणालियों का जन्म हुआ है। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो विश्व में तीन प्रकार के इकोनॉमिक मॉडल आपको देखने को मिलते हैं। एक है मार्केट इकोनॉमी का मॉडल, यानी कि बाजार अर्थव्यवस्था का मॉडल, दूसरा है गैर बाजार अर्थव्यवस्था का मॉडल, और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल। ओके, अब इन तीनों मॉडल्स को हमें अच्छे से समझने की आवश्यकता है कि ये मॉडल क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मार्केट इकोनॉमी क्या होती है या बाजार अर्थव्यवस्था क्या होती है। ये दुनिया की या संसार की पहली औपचारिक आर्थिक प्रणाली है जिसकी चर्चा आज हम करने वाले हैं। ये औपचारिक प्रणाली की शुरुआत कहां से होती है? एडम स्मिथ महाशय के यहां से होती है, जब इन्होंने 1776 में वेल्थ ऑफ नेशन नामक किताब रिलीज कर दी और दुनिया को मार्केट इकोनॉमी के बारे में कुछ कुछ पता चलना शुरू हो गया। कब किया? 1776 में। आप सभी जानते हैं कि एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। ओके, तो पहली जो औपचारिक प्रणाली थी वो थी बाजार अर्थव्यवस्था। अभी बाजार अर्थव्यवस्था क्या कहती है? एडम स्मिथ महाशय ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि देखिए, समाज में या लोगों को जिन वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की जाएगी, ओके, वो क्यों की जाएगी, उसके पीछे लोगों का या फिर उन उपक्रमों का जो कि प्रोडक्शन कर रहे हैं, यानी कि फर्म्स का। आप यहां लिख लीजिए, उपक्रम का मतलब फर्म, वो लोग या उपक्रम या फर्म जिनका की निजी
स्वार्थ होगा, यानी कि उन्होंने सेल्फ इंटरेस्ट की बात की। उन्होंने कहा आदमी बहुत स्वार्थी है, बिना स्वार्थ के वो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और आपूर्ति नहीं करेंगे। तो अगर ये निज स्वार्थ होगा तो वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति वहां होने लगेगी, और जहां वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति होगी तो इसका मतलब क्या है, उसके पीछे लोगों का अपना स्वार्थ है। स्वार्थ क्या होगा? प्रॉफिट, लाभ। लाभ ही तो व्यापार में वो स्वार्थ है जो लोगों को काम कराता है। तो एडम स्मिथ ने इन व्यक्तियों एवं फर्म्स के जो ये सेल्फ इंटरेस्ट था, इसी को कहा अदृश्य हाथ। क्या कहा? ये क्या है? अदृश्य हाथ है, यानी कि इनविजिबल हैंड है जो मार्केट को रन कराएंगे। इसका मतलब क्या है? इन्हीं इनविजिबल हैंड से ये आंसर हमें मिल गया कि कौन निवेश करेगा और क्यों निवेश करेगा। ओके, जिसकी चर्चा हमने पहले की थी। अब इन अदृश्य हाथों को चलाएगा कौन? इनको एक हेल्दी तरीके से कौन चलाएगा? तो इसके लिए बाजार चाहिए, और बाजार में जो बाजार हो वो मांग और आपूर्ति पर निर्भर होना चाहिए, मांग और आपूर्ति पर आधारित होना चाहिए। मांग मतलब बच्चा लोग क्या कहते हैं इसको? डिमांड, और इसको सप्लाई। आपने सभी ने पढ़ा है डिमांड और सप्लाई। देखिए, बस इसी का पहिया बैलेंस अगर बना रहेगा तो इसका मतलब क्या है कि उस देश की इकोनॉमी बराबर उस बैलेंस में बनी रहेगी। अगर डिमांड और सप्लाई का खेल बिगड़ा तो बस वहीं से क्या होगा? इकोनॉमी भी लड़खड़ाने लगती है। ओके, अब यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे, यदि उत्पादन कितना हो और क्या हो, इसका निर्धारण भी कौन करेगा? बाजारिक शक्तियों के द्वारा किया जाएगा। मतलब कि अब इसमें किसका रोल होगा? इस मार्केट इकोनॉमी में क्योंकि मार्केट इकोनॉमी की बात हो रही है तो यहां सारा काम बाजार ही करती है। तो कितना उत्पादन होगा, क्या उत्पादित किया जाएगा, इसका निर्धारण बाजार की शक्तियों के द्वारा किया जाएगा। लेकिन अगर बाजार की शक्तियां इसका निर्धारण करेंगी तो इसका रेगुलेशन कौन करेगा, यानी कि इसका नियमन कौन करेगा? तो वो नियमन होगा कंपटीशन के माध्यम से। जब मार्केट में जो प्राइवेट लोग हैं या जो फर्म्स हैं वो जब आएंगी और उस हिसाब से अर्थव्यवस्था को चलाया जाएगा तो वो रेगुलेशन, ये कंपटीशन अपने आप मार्केट को रेगुलेट करने लगेगा। इसी को कहा गया लेसस फेयर की नीति। लेसस फेयर एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है हस्तक्षेप, यानी कि गवर्नमेंट इसमें अपना सरकार या राज्य इसमें हस्तक्षेप को क्या करेगी? या तो खत्म कर देगी या फिर घटाएगी, न्यूनतम हस्तक्षेप रखेगी। इसी को मार्केट इकोनॉमी को एक और नाम दिया गया जिसको कहते हैं प्राकृतिक स्वच्छंदता प्रणाली, द सिस्टम ऑफ नेचुरल लिबर्टी। ओके, नेक्स्ट जो दूसरा कंसेप्ट है दुनिया में जो आया वो था गैर बाजार अर्थव्यवस्था। ये कंसेप्ट बेसिकली कार्ल मार्क्स के विचारों पर आधारित है। कार्ल मार्क्स किसके जन्मदाता हैं? आप सभी जानते हैं कि समाजवादी विचारधारा के जन्मदाता कार्ल मार्क्स हैं, और इस विचारधारा का जन्म ही पूंजीवादी विचारधारा के विरोध में हुआ है या उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ है। ओके, तो कार्ल मार्क्स आप सभी के लिए बहुत रेलिवेंट हो जाते हैं। आप कोई भी ऑप्शनल पढ़िए, आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़िए, आप PSIR पढ़िए, पॉलिटिकल साइंस पढ़िए, आप सोशियोलॉजी पढ़िए, ओके, आप हिस्ट्री पढ़िए। इन सब में कार्ल मार्क्स के विचार आज भी उतने ही रिलेवेंट हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने दुनिया को एक नया नजरिया दिया सोचने का, लोगों को शोषण से। इन्होंने कहा कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है वो पूर्णतः शोषण पर आधारित व्यवस्था है, और कार्ल मार्क्स ने इसी शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए ये समाजवादी जो व्यवस्था है इसके कंसेप्ट को आगे लाया। और ये जो गैर नॉन मार्केट इकोनॉमी है, जो समाजवादी विचारधारा है, ये कहती है कि देश के प्राकृतिक संसाधनों पर राज्य या सरकार का नियंत्रण होगा या उनका स्वामित्व होगा। ये तो कहती है समाजवादी व्यवस्था। लेकिन उसके आगे एक कदम बढ़कर जो साम्यवादी मॉडल है वो कहता है कि प्राकृतिक संसाधनों पर तो स्वामित्व होगा सरकार का, प्लस श्रम पर भी, यानी कि लेबर पर भी
गवर्नमेंट या राज्य या सरकार का स्वामित्व होगा। ओके, ये कहता है समाजवादी मॉडल। मतलब कि यहां पर व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं है, यहां पर जो भी कार्य करेगा वो कौन करेगा, राज्य करेगा या फिर सरकार करेगी। यही साम्यवादी मॉडल में क्या हो जाएगा कि राज्य सरकार में प्राकृतिक संसाधनों का स्वामित्व तो रहेगा ही उस देश की, लेकिन साथ में लेबर का स्वामित्व भी साम्यवादी मॉडल में आ जाएगा, जैसा कि चाइना है। आप चाइना के मॉडल से इसको समझ सकते हैं। ओके, और समाजवादी मॉडल को आप रशिया के मॉडल से समझ सकते हैं। इसीलिए इसे राज्य अर्थव्यवस्था कहा जाता है या प्लान्ड इकोनॉमी भी कहा जाता है, प्लान्ड नियोजित अर्थव्यवस्था। ओके, इसे प्लान्ड इकोनॉमी भी कहा जाता है। अब इसका उदय बाजार अर्थव्यवस्था के प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ है। जो अब ये किन किन विचारों पर आधारित है? पहला विचार तो यही है कि देश के जो संसाधन है उसका उपयोग सभी की बेहतरी के लिए किया जाना है। अब अगर सभी की बेहतरी के लिए इन संसाधनों को उपयोग किए, चूंकि संसाधन तो सीमित हैं, जैसा आपने पढ़ा था इकोनॉमी क्या है कि सीमित संसाधनों का अनलिमिटेड बांट, लोगों की जो इच्छाएं हैं वो अनलिमिटेड है, उनको पूरा करने के लिए जो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो मैनेजमेंट है वही तो क्या है, इकोनॉमी है। तो अब इन सभी लोगों की बेहतरी के लिए अगर संसाधनों का उपयोग किया जाना है तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि इन संसाधनों का जो स्वामित्व हो वो समाज के कंट्रोल में हो, यानी कि इन संसाधनों का स्वामित्व किसके पास हो, समाज के पास हो। समाज की भूमिका आगे, इंडिविजुअल की नहीं, सोसाइटी की भूमिका आगे होनी चाहिए, और निजी व्यक्तियों को संपत्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए। सोसाइटी को तो संपत्ति का अधिकार होना चाहिए, लेकिन निजी व्यक्तियों को संपत्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए, ऐसा कहता है गैर या नॉन मार्केट इकोनॉमी, ऐसा बोलती है। इसका मतलब क्या है, जब निजी व्यक्तियों को संपत्ति का अधिकार नहीं होगा और राज्य सारी कंट्रोल करेगा तो बाजार एफिशिएंट हो जाएगा, और जब बाजार एफिशिएंट होगा तो इसका मतलब है मांग और आपूर्ति की जो शक्तियां, इनविजिबल हैंड्स जो थे जिसकी बात स्मिथ महोदय कर रहे थे, वो इस नॉन मार्केट इकोनॉमी में नहीं होगी। ओके, इसका मतलब क्या है कि जब ये सब चीजें नहीं होंगी तो कंपटीशन भी नहीं होगा। तो फिर जब कंपटीशन नहीं होगा तो इसका रेगुलेशन कौन करेगा? रेगुलेशन राज्य के द्वारा किया जाएगा, स्टेट के द्वारा किया जाएगा, गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट किया जाएगा। तो ये दो तरह के कंसेप्ट आपने पढ़ लिए। ओके, अब इनसे आप समझ सकते हैं जैसे पश्चिमी देश हैं वो किस प्रकार की इकोनॉमी चला रहे हैं, मार्केट इकोनॉमी। यूएसए इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। दूसरा आपने देखा कि जो नॉन मार्केट इकोनॉमी के जो देश हैं, खास तौर से आप इसमें रशिया का एग्जांपल ले सकते हैं, रूस का। ओके, ये एक समाजवादी मॉडल पर आधारित नॉन मार्केट इकोनॉमी है। हालांकि ये भी अब डाइवर्ट हो रही है, 1980 के बाद कई सारी विचारों में चेंजेस आए हैं। इसके बाद एक तीसरी धारणा है मिश्रित अर्थव्यवस्था की। ये मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी का जो कंसेप्ट है वो बेसिकली 1929 की जो महामंदी थी उसके बाद इस धारणा ने जन्म लिया। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो धारणा थी वो सारा का सारा मार्केट इकोनॉमी पर देश चल रहे थे। जब 1929 की महामंदी आई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, ओके, तो इस महामंदी में सारे देश प्रभावित हुए सिवाय रशिया को छोड़कर, क्योंकि रशिया नॉन मार्केट इकोनॉमी के जो अपनी प्लान्ड इकोनॉमी थी, पंचवर्षीय योजनाएं वहां भी चलाई जाती थी, जो प्लान्ड इकोनॉमी थी उस पर आधारित था। तो रशिया इससे प्रभावित नहीं हुआ, बाकी सारे देश इससे प्रभावित हुए। तो यहां से लोगों का रुझान मार्केट इकोनॉमी की तरफ से बैकफुट पे आने लगा, उनको इसमें खामियां नजर आने लगी। तो उनको एक रास्ता मिला, उन्होंने कहा कि अब जो समाजवादी इकोनॉमी है यानी कि नॉन मार्केट इकोनॉमी है, ये भी कि इसके भी कुछ लैग थे, इसके भी अपने कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और इसी प्रकार से मार्केट इकोनॉमी के भी अपने कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो अब इन दोनों की जो कुछ क्वालिटीज थी उनको मिश्रित अर्थव्यवस्था में डाला गया, और सबसे पहली घोषणा की फ्रांस ने 1944 एंड 45 में। इसके बाद 1980 के दशक तक आते आते जो अन्य बाजार अर्थव्यवस्थाएं थीं उन्होंने भी अपने आप को मिश्रित अर्थव्यवस्था की तरफ मोड़ना प्रारंभ कर दिया। क्या कहती है ये अर्थव्यवस्था का मॉडल? ये मॉडल कहता है कि इसमें राज्य सरकार और निजी क्षेत्र दोनों की भूमिकाएं सुनिश्चित
की जाएंगी। किसकी भूमिका कम होगी, किसकी ज्यादा होगी, ये उस देश का इकोनॉमिक मॉडल अलग अलग तय करेगा। ठीक है, ये एक कोई यूनिवर्सल मॉडल नहीं हो सकता है कि कौन सा देश या कौन सी राज्य सरकार किस प्रकार की इकोनॉमिक मॉडल को फॉलो अप करेगा। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इसमें राज्य सरकार, मिश्रित अर्थव्यवस्था में राज्य सरकार भी कुछ अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में योगदान देगी और निजी क्षेत्र भी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में योगदान देगा। और निजी क्षेत्र ऐसी गतिविधियों में शामिल होगा जिन गतिविधियों में अदृश्य हाथ, जिनकी मार्केट इकोनॉमी में आप जब पढ़ रहे थे, जिनके लिए वो अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं, यानी कि जो ये इंडिविजुअल हैंड हैं उनके लिए जहां अनुकूल माहौल होगा, यानी वहां पर प्राइवेट जो एंटिटी है वो अच्छे से काम कर पाएगी। हालांकि राज्य भी उत्पादन करेगा, ऐसा नहीं कि जहां निजी क्षेत्र काम करना शुरू कर देगा वहां राज्य अपना उत्पादन बंद कर देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर निर्भर करेगा। अब जो निजी क्षेत्र जिन पर इंटरेस्ट नहीं लेगा या जिन आर्थिक गतिविधियों के लिए निजी क्षेत्र तैयार नहीं होगा या अपनी भूमिका को अदा करने के लिए निजी क्षेत्र तैयार नहीं होगा, क्यों तैयार नहीं होगा? क्योंकि उन क्षेत्र पर प्रॉफिट नहीं होगा। बेसिक आप यही समझिए, अगर प्रॉफिट होगा तो क्यों तैयार नहीं होगा? समझ गए ना आपको? तो लाभ ना होने के कारण निजी क्षेत्र जिन क्षेत्रों में अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं करेगा उन क्षेत्रों में भूमिका का निर्वहन राज्य करेगा, स्टेट अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा। ओके, मतलब कि राज्य या फिर निजी क्षेत्र की जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो आने वाले समय पर क्या ऐसी संभावनाएं बनेंगी उस पर टिकी होंगी और आगे आने वाले समय पर इनकी गतिविधियों में संशोधन भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आज जो राज्य कार्य कर रहा है वो आगे आने वाले समय में भी राज्य कार्य करता रहे। जैसे आप भारत का एग्जांपल लीजिए, आपको पता है भारत ने कैसी अर्थव्यवस्था को अपनाया है? मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है। अब आप समझिए, जैसे रेलवे है, रेलवे किसके अंडर में काम कर रहा है? आपको पता है रेलवे भारत सरकार का उपक्रम है, लेकिन क्या इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे? इसके संशोधन की पूरी संभावना है। आप देखिए रेलवे में भी डिसइन्वेस्टमेंट शुरू हो गया है, रेलवे के प्राइवेटाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो गई है। तो समय के साथ संसाधनों की जैसी आवश्यकता है या संशोधन की जैसी आवश्यकता है या जैसी अर्थव्यवस्था की भूमिका की आवश्यकता है, उस आधार पर इस इकोनॉमी में प्राइवेट एंटिटी के लिए और पब्लिक एंटिटी के लिए उनके रोल में जो संशोधन है उसकी गुंजाइश बनी रहती है। ओके, इनमें नियमन का जो कार्य है, यानी कि जो कानून बनाने का काम है, उनके अनुपालन कराने का जो काम है, टैक्सेशन का जो काम है, वो सारा काम स्टेट के द्वारा या राज्य के द्वारा या फिर गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। ओके, अब हम समझते हैं आगे कि इन तीनों अर्थव्यवस्थाओं में हमने किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को चुना। हमने चुना मिक्स्ड इकोनॉमी को। मिक्स्ड इकोनॉमी के कुछ प्रो भी हैं और कुछ कॉन्सेस भी हैं। आपको पता है कि जैसा हमने बताया कि 1980 के आसपास आते आते, कब 1980 के आसपास आते आते कई सारी मार्केट इकोनॉमी के जो कंट्री थे वो भी मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ चेंज होने लगे। क्यों? क्योंकि इसकी तरफ जो ध्यान दिलाया वो वर्ल्ड बैंक ने भी अपनी भूमिका निभाई। वर्ल्ड बैंक ने भी पूरी तरीके से मार्केट इकोनॉमी में ये नहीं कहा कि उसको पूरी किसी भी इकोनॉमी को पूरी तरीके से मार्केट इकोनॉमी होना चाहिए। उसने ये स्वीकार किया कि इकोनॉमी में राज्य का हस्तक्षेप होना चाहिए। राज्य का हस्तक्षेप बिल्कुल उचित था, विश्व बैंक इसके पक्ष में रहा। ओके, फिर उसने कहा कि चूंकि बाजार और गैर बाजार में सबके अपने प्रोज भी हैं, कॉन्सेस भी हैं, कुछ अच्छे पहलू भी हैं, कुछ जो हैं कुछ खराब पहलू भी हैं। तो अगर हम दोनों के कुछ अच्छे पहलुओं को शामिल कर लें तो हम एक अच्छी मिक्स्ड इकोनॉमी को तैयार कर सकते हैं। ये कहने के बाद बहुत सारी मार्केट इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ चलने लगी। ओके, अब जो मिक्स्ड इकोनॉमी है इसकी कुछ विशेषताएं क्या थी, जैसे हमने पढ़ा ऊपर कि दोनों की भूमिकाएं होती हैं, समय के हिसाब से इनमें संशोधन किया जा सकता है। इसी प्रकार से जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है
इकोनॉमी का ये तो प्रोडक्शन के लिए हो गई, फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी होता है ना इकोनॉमी का, वो भी कहाँ है, वो क्या है, तो पूंजीवादी व्यवस्था होगी या समाजवादी व्यवस्था होगी। ओके, तो ये अपने अपने हिसाब से जो मांग आएगी उसको क्या करेंगी, वितरित करेंगी, सप्लाई करने का काम ये अपने अपने हिसाब से करेंगे। ओके, जैसे अगर नॉन मार्केट या समाजवादी अर्थव्यवस्था है तो वहां पर राज्य वितरण का काम करेगा, अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है तो वहां पर बाजार वितरण का कार्य करेगा। ओके, जहां बाजार अर्थव्यवस्था में वितरण का कार्य नहीं कर पाएगा तो वहां पर स्टेट अपनी भूमिका को निर्वहन करने लगेगा। ओके, तो ये 3 प्रकार के टोटल मॉडल थे जो विश्व में आज भी रेलिवेंट हैं और चल रहे हैं, मार्केट इकोनॉमी, नॉन मार्केट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। ओके, मार्केट इकोनॉमी स्मिथ महोदय के बाद आई, नॉन मार्केट इकोनॉमी कार्ल मार्क्स के समाजवादी कंसेप्ट के बाद आई, और मिक्स्ड इकोनॉमी बेसिकली 1929 की जो महान मंदी थी उसके बाद बेसिकली ये आई। ओके, अब बात करते हैं वॉशिंगटन सहमति क्या है। क्या है ये वॉशिंगटन सहमति? ओके, देखिए ये 1989 में लाई गई और इसमें बेसिकली विकासशील देशों के जो आर्थिक संकट थे उसके समाधान की बात की गई। खास तौर से ऐसे तो बात नहीं की गई, खास तौर से ये बात की गई कि उसमें लैटिन अमेरिका में इकोनॉमी का संकट था, तो वर्ल्ड बैंक, IMF और अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने कुछ अपने सुझाव दिए थे। अब उन सुझावों को फॉलो अप कराना था लैटिन अमेरिका की कंट्रीज को। अब चूंकि लैटिन अमेरिका के कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज थे, कैसे कंट्रीज थे? डेवलपिंग कंट्रीज थे। तो इन डेवलपिंग कंट्रीज के लिए जो सुझाव दिए IMF, वर्ल्ड बैंक और अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने, उसे ही वॉशिंगटन समझौते के अंतर्गत मान लिया गया। क्या वॉशिंगटन ही नाम क्यों दिया गया? क्यों? क्योंकि ये जो तीनों संस्थान हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF, वर्ल्ड बैंक और अमेरिकी ट्रेजरी विभाग, ये तीनों वॉशिंगटन में ही सिचुएटेड हैं, इसलिए इसे वॉशिंगटन समझौता या सहमति कहा गया। फिर आती है एक बीजिंग सहमति। बीजिंग सहमति 1980 के बाद आई, जब चाइना का उदय हुआ या चाइनीज मॉडल का उदय हुआ, तो 2004 में जेशुआ कूपर रेमो ने इसका प्रस्ताव रखा। आप जानते हैं कि 1980 के बाद चीन ने अपने को बहुत बड़ा विस्तार किया, उसकी अपनी इकोनॉमी को, उसे जिसे चीनी आर्थिक विकास मॉडल कहते हैं। तो ये है बीजिंग सहमति, और इस मॉडल में उन नीतियों की चर्चा की गई जिसका अनुसरण डेंग जियाओपिंग ने 1976 में किया था। ये वहां के राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे। चाइना में प्रेसिडेंट बहुत अहम रोल रखता है, क्यों? क्योंकि वहां पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। तो डेंग जियाओपिंग इन्होंने वहां पर सुधारों की पहले शुरुआत की, और चाइना को आज जो आप जाइंट एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देख रहे हैं, उसमें जियाओपिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। और खास तौर से जो ये मॉडल है, ये बीजिंग सहमति, इसे एंटी वॉशिंगटन भी कहा जाता है, यानी कि ये वॉशिंगटन के प्रतिपक्ष के रूप में ये एक विचार सामने आया था। इसके बाद एक सैंटियागो समझौता हुआ। सैंटियागो सहमति, इसे वॉशिंगटन सहमति के विकल्प के रूप में देखा जाता है कि अगर वॉशिंगटन सहमति नहीं तो सैंटियागो सहमति। चूंकि ये सैंटियागो शहर में इस प्रस्ताव को वर्ल्ड बैंक ने रखा था, और उसके अध्यक्ष थे, जिन्होंने रखा था उसमें तत्कालीन अध्यक्ष थे वर्ल्ड बैंक के जेम्स वेल्फोन सोन। इन्होंने इस समझौते को रखा था, और इसका मूल उद्देश्य था कि इंक्लूजन पर ध्यान दिया जाए, समावेशीकरण पर ध्यान दिया जाए। इनका कहना था कि देखिए, सिर्फ बहुत ज्यादा आर्थिक वृद्धि ही ये समाधान नहीं है कि लोग उससे समृद्ध हो जाएंगे, ठीक है ना। इनका मानना था कि बहुत ज्यादा आर्थिक समृद्धि से या देश की आर्थिक तरक्की से सारे लोगों को उसका लाभ मिलेगा, ये बिल्कुल पक्का नहीं है। तो इसलिए हमें इंक्लूजन पर काम करने पड़ेगा, यानी कि उस देश के या उस समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को भी किसी भी डेवलपमेंट का लाभ मिले, ऐसी अर्थव्यवस्था पर हमें काम करना पड़ेगा।
ओके, मतलब क्या है कि सामाजिक और आर्थिक ऐसे समावेश पर बल देना पड़ेगा जिससे कि सभी लोगों को उसका लाभ मिल सके। ओके, भारत सरकार भी इससे प्रभावित हुई और 2002 में हमने इस कंसेप्ट को अपनाया। कब अपनाया? 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट ने इंक्लूसिव लक्ष्यों को प्राप्त करने की तरफ अपना काम बढ़ाया। ओके, अब आप एक चीज और समझिएगा कि देखिए आपने तीनों मॉडल पढ़े, पूंजीवादी मॉडल भी समझा, यानी कि मार्केट इकोनॉमी, समाजवादी मॉडल और मिश्रित मॉडल। अब एक पूंजीवादी मॉडल है क्या, जैसे कि आप पश्चिमी देशों को अपने उदाहरण के तौर पर देखते हैं, वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं उन्हें ही तो आप देखते हैं कि उनकी ग्रोथ इतनी आगे बढ़ गई है, वो टेक्नोलॉजी में इतने आगे हो गए हैं, उनका कल्चर। तो आप ऐसा क्या ये आप कह सकते हैं कि जो ये पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, क्या इन यही समृद्धि का एक मॉडल है या सिर्फ यही एक तरीका है? नहीं, देखिए इसको तो 1929 की मंदी के बाद ही खारिज कर दिया गया था। जब 1929 की महामंदी आई, ग्रेट डिप्रेशिएशन जब वो आया, ओके, तो पूंजीवाद को ये मान लिया गया कि ये एक असफल आर्थिक व्यवस्था है, इसमें भी अभी सुधार की जरूरत है। और इसी के सुधार के लिए क्या आई? मिक्स्ड इकोनॉमी आई। मिक्स्ड इकोनॉमी को इसी के सुधार के लिए लाया गया। और आप जानते हैं कि खासतौर से 1980-85 के बाद इसको अन्य जो देश थे उन्होंने इसको लाना शुरू कर दिया, उन्होंने भी अपनाना शुरू कर दिया। ओके, अब हम बात करेंगे आगे। ये तो बेसिक हो गया आपका कि इकोनॉमी क्या होती है, कितने मॉडल हैं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रीय आय के बारे में। ओके, नेशनल इनकम क्या होती है। दो चीजें होती है पूरी इकोनॉमी में, आपने पढ़ा, उत्पादन और आय। उत्पादन होगा यानी कि प्रोडक्शन होगा, तो फिर इनकम होगी। इनकम होगी और इसी इनकम का पता लगाना है हमें, तो किसके उत्पादन का पता लगाना पड़ेगा? जब राष्ट्रीय आय का पता लगाना है तो फिर हमें राष्ट्रीय उत्पादन का पता लगाना पड़ेगा। ओके, बात समझ गए भाई? आय का पता कैसे चलता है? उत्पादन से चलता है, प्रोडक्शन कितना होगा। और जब हमें राष्ट्रीय आय का पता लगाना है तो फिर कैसे पता चलेगा कि राष्ट्रीय उत्पादन कितना हुआ? चलिए इसकी चर्चा करते हैं हम आगे। सबसे पहले समझते हैं आर्थिक समृद्धि क्या होती है, इसकी भी डिटेल चर्चा आगे करेंगे। आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि का मतलब क्या है? आर्थिक समृद्धि से पहले आप समझिए प्रगति क्या होती है। ठीक है, प्रगति बेसिकली अगर ये वर्ड को आप देखेंगे तो ये जीव विज्ञान से लिया गया है। कैसे लिया गया है? जीव विज्ञान से। इसको आसानी से समझिए। प्रगति का मतलब है प्रोग्रेस। ओके, अब प्रोग्रेस को जो जीव विज्ञान वर्ड से लिया गया है, आप देखते हैं कि व्यक्ति में या जो जीव है वो प्रोग्रेस करता है, उसकी प्रगति होती है, उसकी बेहतरी होती है, उसकी बढ़ोतरी होती है। तो जैसे जैसे वो बढ़ता है उसकी चीजें बेहतर होती जाती हैं। तो ये कंसेप्ट तो उसका है। तो प्रोग्रेस एक अलग वर्ड है, लेकिन प्रोग्रेस को ग्रोथ नहीं मानना है और ग्रोथ को प्रोग्रेस नहीं मानना है। ठीक है ना? इसका मतलब क्या है कि ग्रोथ अलग है और प्रोग्रेस अलग है। इसके बाद डेवलपमेंट भी एक चीज है, वो अलग है। तो इन सब के अलग अलग कंसेप्ट को समझना है, एक ही नहीं। हाँ, पहले इनको एक माना जाता था। 1980 के दशक तक ये सारे कंसेप्ट एक ही थे। 1980 का जो दशक था तब ये सब एक ही जैसी चीजें समझी जाती थी। इकोनॉमी में उनका कोई बंटवारा नहीं था, लेकिन 1980 के बाद इनका बंटवारा होना शुरू कर दिया गया। फिर आता है आर्थिक समृद्धि का मॉडल। अब समृद्धि का मतलब क्या है? बढ़ना। जैसा कि आपने पिछले पढ़ा था, कल वाले लेक्चर में, समृद्धि का मतलब क्या है? बढ़ना। जैसे जीव बढ़ते हैं, जीवों की बढ़ने की एक प्रवृत्ति होती है, वो बढ़ते हैं। इसी प्रकार से अर्थव्यवस्था का बढ़ना भी आर्थिक समृद्धि कहा जाता है। समय के साथ जो आर्थिक मापदंड है वो अलग अलग बढ़ते चले जाते हैं, वेरिएबल्स में बढ़ोतरी होती है और इसी को आर्थिक समृद्धि कहा जाता है। यानी कि किसी भी देश में कोई औसत वृद्धि अगर निकालनी है तो उसे आर्थिक समृद्धि के माध्यम से ही निकाला जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये एक मात्रात्मक परिवर्तन को दर्शाता है। मतलब कि इसमें गुणात्मकता का
घटक तो होता है, लेकिन इसमें बेसिकली जो होती है, जो परिवर्तन बताया जाता है, परिवर्तन की बात होती है आर्थिक समृद्धि। ओके, यहां तक ये बात समझ में आती है आपको। इसके बाद बात करते हैं आर्थिक विकास की, वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ओर बढ़े वहां आपको समझ लेना पड़ेगा, इसको एग्जांपल से समझिए तो और आपको समझ में आएगा कि मान लीजिए आपको अपने देश में खाद्यान्न उत्पादन की समझना है, तो खाद्यान्न उत्पादन को आप कैसे समझेंगे कि भाई उसकी वृद्धि को मापेंगे क्विंटल में या मीट्रिक टन में, तो वो एक मात्रात्मक परिवर्तन है। मान लीजिए पहले 100 क्विंटल का उत्पादन हुआ था, इस वर्ष 105 क्विंटल का उत्पादन हुआ है, तो ये जो ग्रोथ है इसको क्या कहा जाएगा? इकोनॉमिक समृद्धि कहा जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ का। ओके, मतलब क्या है कि ये मात्रात्मक परिवर्तन को दर्शाती है। इसके अलावा आप कह सकते हैं जैसे मान लीजिए सड़कों में वृद्धि हुई, सरकार ने कोई स्कीम चलाई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अब इस योजना के तहत सरकार ने क्या किया कि एक रोड नेटवर्क बनाया, तो अब आपको इसकी लंबाई अगर मापनी है कि भाई पहले हमारे पास 1 लाख किलोमीटर की सड़कें थी, अब हमारे पास 1.25 लाख किलोमीटर की सड़कें हो गई, ये कैसे माप पाएंगे? इसी आर्थिक समृद्धि के माध्यम से आप इसको माप पाएंगे। ओके, तो मतलब क्या होता है कि उत्पादन जो हम कर रहे हैं, ठीक है, आर्थिक समृद्धि में, तो उसके मूल्य परक अगर आकलन को करना है तो हमें आर्थिक समृद्धि का सहारा लेना पड़ेगा। ओके, तो ये एक मात्रात्मक परिवर्तन को दर्शाता है। फिर बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ओके, अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये बिल्कुल अलग कंसेप्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि आर्थिक समृद्धि अगर मात्रात्मक परिवर्तन की बात करती है तो वहीं आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट गुणात्मक परिवर्तन की बात करता है। ओके, मतलब कि आपने रोड तो बना दी, आपने स्कूल तो बना दिए, ये तो आर्थिक समृद्धि या आर्थिक इकोनॉमिक ग्रोथ बता देगी, लेकिन उनका उपयोग कितने लोग कर रहे हैं, या वो आपके देश के अंतिम व्यक्ति तक उसका उपयोग सुनिश्चित हो पाया, या मैक्सिमम लोग उसका उपयोग कर रहे। रोड तो आपने बना दी, लेकिन कितने लोग उस सड़क का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, बस इसका अगर जानकारी आपको इंडिकेटर से जाना है तो वो इंडिकेटर आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ही होगा। इसका मतलब क्या है कि जो आर्थिक समृद्धि है इसमें अगर इंक्लूसिव ग्रोथ को बढ़ा दें, समावेशी विकास को बढ़ा दें, जिसकी चर्चा हमने पिछले लेक्चर में की थी, समावेशी विकास को बढ़ा दें तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है। ओके, मतलब क्या है, जो विकास हो रहा है यानी कि जो डेवलपमेंट हो रहा है उसका असर लोगों की जीवन की गुणवत्ता पर पड़ना चाहिए, लोगों के जीवन की गुणवत्ता उससे बढ़नी चाहिए, उनके स्तर पर वो विकास दिखना चाहिए। जैसे उनके पोषण के स्तर में सुधार हो, ठीक है ना, जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो बढ़े, स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी हो, साफ सफाई, इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज, दवाइयां, स्वास्थ्य, यहां स्वास्थ्य सुविधाओं को आप हेल्थ सेक्टर से मत जोड़िएगा, पानी यानी जल, इस समय आप देख रहे हैं वैक्सीनेशन बहुत चल रहा है तो टीकाकरण, ये सारा का सारा अगर इनको जानना है तो किसमें आएंगे? इकोनॉमिक। इसके अलावा शिक्षा का स्तर कैसा है, शिक्षा का स्तर, ये भी तो हमें डिलीवर करना है लोगों को, तो ये कैसा स्तर है, इसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स के माध्यम से जाना जा सकता है। फिर जीवन की गुणवत्ता भी इसी में जोड़, जीवन की डिग्निटी के साथ अगर वो जीवन जी रहा है, जैसे घर तो था अभी तक लोगों के पास, लेकिन पक्की छत का घर नहीं था। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भारत सरकार ने एक मुफ्त राशि दी, कुछ किस्तों में बांट के, उससे लोगों ने अपने घरों का निर्माण कराया और वो अपने जीवन को डिग्निटी के साथ जी पा रहे हैं। ओके, तो ये जो डिग्निटी वाला जीवन है ये सुलभ कराना इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक उद्देश्य होता है। ओके, इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो आर्थिक ग्रोथ यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ जरूर होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, लेकिन केवल इकोनॉमिक ग्रोथ होगी उससे आप ये अंदाजा लगाएं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा, तो ये नहीं कहा जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर का एक मात्र
टूल है। क्या है? एकमात्र टूल है। अब आर्थिक समृद्धि के मापक कौन कौन है? अगर इकोनॉमिक ग्रोथ को मापना है तो जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी और पर कैपिटल इनकम, ये इसके टूल हैं, मापक हैं। जीडीपी को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, जीएनपी को ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं और एनडीपी को नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। एनएनपी को नेट नेशनल प्रोडक्ट कहा जाता है और पीसीआई को पर कैपिटल इनकम कहा जाता है। ओके, तो ये आर्थिक समृद्धि को मापने के मॉडल है। अब हम बात करेंगे आगे कि जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी और पीसीआई क्या होते हैं। तो आपको पता है कि अगर किसी देश की आर्थिक समृद्धि को मापने का जो माप है वो जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी और पीसीआई हैं। इसीलिए किसी देश की अर्थव्यवस्था में होने वाले संसाधन वृद्धि या मात्रात्मक परिवर्तन को इन्हीं सूचकांकों के आधार पर मापा जाता है कि देश में कितना डेवलपमेंट हो रहा है मात्रात्मक रूप से। गुणात्मक रूप से की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं हम, कितने लोगों तक वो पहुंच पा रहा है, क्वालिटेटिव पहुंच पा रहा है, नहीं पहुंच पा रहा है, इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं कि कितना ज्यादा कोई चीज निर्माण हुआ, प्रोडक्शन कितना ज्यादा हुआ। अगर इनकी जानकारी चाहिए तो आप जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, पीसीआई के माध्यम से आप समझ सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो समझते हैं कि जीडीपी क्या होती है। इसको एक एग्जांपल से भी आप समझ सकते हैं कि आर्थिक वृद्धि की दर कैसे मापेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ की रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे मापेंगे। इसको मापने के लिए वृद्धि में अंतर के प्रतिशत को निकालते हैं। मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कोई डेयरी उत्पादक है, वो एक महीने में 100 लीटर दूध का उत्पादन करता है और अगले महीने ये उत्पादन बढ़कर 105 लीटर हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि उसकी डेयरी की जो समृद्धि दर है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो कितनी होगी? 5% हो जाएगी। ठीक है, इस एग्जांपल से समझ में आ गया। आप समझते हैं जीडीपी को। तो जीडीपी समझने से पहले समझिए कि देश क्या होता है, कंट्री किसे कहते हैं। देखिए, जो कंट्री की अवधारणा है वो एक भौगोलिक क्षेत्र की अवधारणा है। यानी कि देश का मतलब क्या है कि उसमें एक भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए। फिर बात करते हैं राष्ट्र की। राष्ट्र क्या है? तो राष्ट्र का मतलब है सिर्फ भूगोल से काम नहीं बनेगा, भूगोल के साथ साथ जनसंख्या भी होनी चाहिए, तो वो नेशन बन जाएगा। और राज्य क्या है? राज्य का मतलब है सिर्फ भूगोल और जनसंख्या से काम नहीं बनेगा, वहां पर एक सरकार यानी कि गवर्नमेंट भी होनी चाहिए, गवर्नमेंट का रोल भी होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि जो देश है वो एक भौगोलिक संकल्पना है। कैसी संकल्पना है? वो एक भौगोलिक संकल्पना है। जो राष्ट्र है, चूंकि भूगोल के साथ इसमें पॉपुलेशन भी जुड़ जाती है, लोग जुड़ जाते हैं, पीपल जुड़ जाते हैं, तो वो ये एक सांस्कृतिक संकल्पना बन जाती है। राष्ट्र एक ऐसी संकल्पना है, सांस्कृतिक संकल्पना बन जाती है। फिर राज्य की बात करते हैं तो राज्य में भूगोल यानी कि उसकी ज्योग्राफी और पॉपुलेशन के अलावा गवर्नमेंट भी जुड़ जाती है। तो ये एक वैधानिक संरचना या वैधानिक संकल्पना के रूप में सामने आता है। आप समझते हैं जीडीपी की डेफिनेशन क्या कहती है। जीडीपी की डेफिनेशन कहती है कि किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित प्रोड्यूस समस्त वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को जीडीपी कहा जाता है। टोटल गुड्स एंड सर्विसेज, ये डेफिनेशन है कि किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहा जाता है? उसके मौद्रिक मूल्य को कहा जाता है जीडीपी। ओके, मतलब क्या हो गया? इसका आकलन कैसे होगा? समस्त की बात कर दी गई, टोटल की बात कर दी गई है, तो चाहे वो सरकार द्वारा हो, सरकारी क्षेत्र में हो, या फिर निजी क्षेत्र के प्रोडक्शन की बात की जा रही हो। फिर टोटल निवेश की बात होगी, यहां पर टोटल इन्वेस्टमेंट की बात होगी, टोटल आयात निर्यात की बात होगी,
है ना। तो ये सारे जो भी व्यापार अधिशेष है, चाहे वो सरकारी हो चाहे निजी क्षेत्र का हो, तो इसमें टोटल आयात निर्यात की भी बात की जाएगी। आप समझते हैं देश किसे कहते हैं, या देश की जो परिभाषा थी उसको समझ। देखिए ये तो हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री है, पॉलिटिकल मैप है, आप समझते हैं, ठीक है ना। अब अगर इस मैप में आप देखेंगे तो कुछ पड़ोसी देश हैं हमारे जो लैंड बाउंड्री से मिलते हैं, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। ये जो 7 कंट्रीज हैं वो हमारे साथ लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। लेकिन इसके अलावा श्रीलंका और नीचे मालदीव, ये हमारे साथ वाटर बाउंड्री भी शेयर करते हैं। इसके अलावा यहां पर इंडोनेशिया भी हमारे साथ वाटर, जो मैपिंग आप करेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे बहुत सारे बच्चे ये नहीं जानते हैं कि जो इंडोनेशिया है उसकी बाउंड्री भी भारत से टच करती है। लेकिन कैसे करती है, क्यों? क्योंकि वो वाटर बाउंड्री के थ्रू अंडमान निकोबार से जस्ट नीचे, बहुत ज्यादा दूरी नहीं है उसकी, जस्ट नीचे है, तो उसकी जो बाउंड्री है वो भारत से टच करती है और इसलिए वो भारत का पड़ोसी देश बन जाता है। इंडोनेशिया की बात करते हैं, ओके। अब तो जब हम अपने देश की बात करेंगे तो एक तो भारत का भौगोलिक क्षेत्र, यानी कि भौगोलिक क्षेत्र हो गया, है ना। फिर इसमें जो भी इंटरनेशनल जो मानक हैं उनके तहत जो भी वाटर एरिया पड़ेगा उसकी चर्चा करेंगे, वो हमारे क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। फिर जो भी हमारे देश के हाई कमीशन है किसी और देश में, उन्हें भी हम अपने देश का ही हिस्सा मानते हैं, वो हमारे देश के संप्रभु क्षेत्र हैं। किसी भी देश में जो हाई कमीशन है यानी कि उच्चायुक्त है वो हमारे देश के संप्रभु क्षेत्र हैं। इसके अलावा जो हमारे एम्बेसीज हैं दूसरे देशों में, यानी कि दूतावास, वो भी भारत के संप्रभु क्षेत्र हैं। इसके अलावा जो कंसुलेट ऑफिस हैं यानी कि जो वाणिज्यिक दूतावास हैं, वो भी इसी का हिस्सा है, यानी कि भारतीय क्षेत्र का हिस्सा है। इसके अलावा जो हमारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हैं, लिख लीजिएगा इसको, जो हमारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हैं वो भी भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो उसके संप्रभु क्षेत्र होते हैं। तो यानी कि हमारे भौगोलिक यानी देश की सीमा के भीतर, देखिए जीडीपी की परिभाषा में क्या है, देश की सीमा के भीतर, ठीक है ना। तो अब देश की सीमा कहां कहां है, हमारा देश का पॉलिटिकल मैप, हाई कमीशंस, एम्बेसी, कॉन्सुलेट ऑफिस एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हमारे देश की सीमा के भीतर आएंगे। तो डेफिनेशन क्या कह रही थी कि देश में, देश आप समझ गए, एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं, वर्ष में मतलब कि एक फाइनेंशियल ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर में समस्त वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को जीडीपी कहा जाता है। अब आपने ये समझ लिया कि देश का अर्थ क्या है, हमारा भौगोलिक क्षेत्र, मतलब कि घरेलू, मतलब कि हमारे यहां जो गणना होगी समस्त वस्तुओं और सेवाओं की, टोटल गुड्स एंड सर्विसेज की, उसका आधार क्षेत्र होगा, ना कि नागरिकता। मतलब कि भारत देश के अंदर, उस बाउंड्री के अंदर, पॉलिटिकल मैप के अंदर, चाहे वो किसी भारतीय ने उसका उत्पादन किया हो, किसी गुड एंड सर्विसेज का, या फिर किसी विदेशी व्यक्ति ने गुड एंड सर्विसेज का उत्पादन किया हो, तो उसे भारत की जीडीपी के अंतर्गत ही जोड़ा जाएगा। ये मतलब हो गया इस घरेलू शब्द का, ओके, या इस भौगोलिक क्षेत्र जो देश है उसका मतलब हो गया। अब एक वर्ष में, यानी कि जो हमारा वित्तीय वर्ष है, फाइनेंशियल ईयर है, वो कब से कब रहता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। तो भारत की भौगोलिक सीमा के भीतर होने वाला समस्त उत्पादन जीडीपी कहलाता
है। अब इसके अंतर्गत भारतीय भूगोल और अंतर्राष्ट्रीय समुद्र कानून के तहत जो हमें क्षेत्र प्राप्त हुआ है, दूतावास, उच्च आयोग, वाणिज्यिक दूतावास और इसके अलावा जो मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट है भारत के किसी अन्य देश में, वो सारे हमारी भौगोलिक सीमा के अंतर्गत माने जाएंगे। ओके, तो जीडीपी का मतलब समझ गए कि समस्त किसी देश में एक वर्ष के भीतर समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन जीडीपी या उनके मौद्रिक मूल्य के योग को हम जीडीपी कहते हैं। ओके, अब इसके लिए कुछ शॉर्ट नोट्स आप लिख लीजिए। पहला, जीडीपी किसी देश के कुल उत्पादन या कुल आपूर्ति को दर्शाता है, चाहे वह उत्पादन विदेशी नागरिकों के द्वारा किया गया हो या घरेलू नागरिकों के द्वारा किया गया हो। डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आप इसको जरूर नोट डाउन कर लें। सेकेंड पॉइंट है जीडीपी अर्थात बाजार। बाजार क्यों होता है? क्योंकि आपूर्ति तभी होती है जब मांग होती है। भाई आप किसी चीज का सप्लाई कब करेंगे? जब डिमांड आएगी। आपको पता है बाजार किस पे काम करता है? डिमांड एंड सप्लाई पे काम करता है। तो इसका मतलब क्या है कि जीडीपी भी इसी बाजार पर निर्भर है। तो इस पर निर्भर होने की वजह से भारत का जो जीडीपी है वो विश्व में हम किस नंबर पर हैं? छठी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में निकलकर बाहर आते हैं। ये 2019 के हिसाब से है और भारत दुनिया का 6% का बड़ा बाजार है और पीपीपी मॉडल के आधार पर हम दुनिया के तीसरे बड़े बाजार के रूप में बाहर आते हैं। पीपीपी मॉडल में सबसे पहले आता है चाइना, देन यूएसए, देन इंडिया। ओके, यानी कि परचेजिंग पावर के हिसाब से हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आते हैं। जीडीपी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की आंतरिक शक्ति को दर्शाता है। कौन सा देश आंतरिक रूप से कितना मजबूत है, इसका इंडिकेटर जीडीपी है। कौन है इसका इंडिकेटर? इसका इंडिकेटर जीडीपी है। वो जीडीपी बताती है कि कौन से देश की अर्थव्यवस्था कैसी है और वो कितना आर्थिक रूप से सशक्त है या मजबूत है। इसका मतलब क्या है कि जीडीपी एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है या इकोनॉमिक फंडामेंटल कितने मजबूत है किसी देश के, उसको बताने का काम कौन करता है? जीडीपी करती है। मतलब ये एक परिणात्मक दृष्टिकोण है। ओके, परिणात्मक दृष्टिकोण है। इसी से तो हमें इसकी उत्पाद और जो सर्विसेज हैं उसकी गुणवत्ता का पता चलेगा, तभी तो हम किसी देश की जो आंतरिक शक्ति है उसका पता चला पाएंगे। तो मतलब क्या है? जीडीपी से मात्रात्मक उत्पादन का पता चलता है, ना कि गुणात्मक उत्पादन का। अर्थात जीडीपी से डिस्ट्रीब्यूशन का पता नहीं चलता है। देखिए, प्रोडक्शन का तो पता चल जाता है, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहां तक हुआ या कितने लोगों तक हुआ, हमें ये तो पता चल जाएगा कि हमारे देश में इतने टेलीविजन का निर्माण हुआ, लेकिन उन टेलीविजन के निर्माण में जब वो मार्केट में आए तो उसके बाद वो कितने लोगों तक पहुंच पाए या कितने ज्यादा से ज्यादा उस देश के लोग उसका उपभोग कर पा रहे हैं, इसका पता हमें डिस्ट्रीब्यूशन का पता जीडीपी से नहीं चलता है। ये शॉर्ट नोट्स आपने लिख लिए होंगे। इसके अलावा जो तुलनात्मक अर्थव्यवस्था है, इसमें भी हम जीडीपी के ही आंकड़ों का प्रयोग करते हैं। लिख लीजिए, तुलनात्मक अर्थव्यवस्था में जीडीपी के आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। आईएमएफ भी बच्चा लोग इसी का प्रयोग, इसी टूल का यानी कि जीडीपी का ही प्रयोग करते हैं, जो अन्य देशों की अर्थव्यवस्था है उसके आधार पर मापने के लिए। ओके, अगर पीपीपी मॉडल पर भी किसी अर्थव्यवस्था को मापा जाता है तो उसके लिए भी हम जो है वो जो इकोनॉमी का इंडिकेटर जीडीपी है उसी को मापने की कोशिश, उसी से हम मापने की कोशिश करते हैं। ओके, अब तुलनात्मक अर्थव्यवस्था में आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं जीएनपी की। जीएनपी का मतलब क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, राष्ट्रीय सकल उत्पाद।
इसका मतलब है कि देश के राष्ट्रीय जुड़ गया सब, तो इसका मतलब क्या होगा, देश के नागरिकों के द्वारा। अब यहां पर वहां पर भौगोलिक क्षेत्र आधार था, सिटीजनशिप आधार नहीं थी, लेकिन जीएनपी के अंतर्गत नागरिक यानी कि जो सिटीजनशिप है वो आधार होगा। मतलब कि देश के नागरिकों के द्वारा देश के भीतर, देश में या विदेश में कहीं भी उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय सकल उत्पाद कहलाता है। दोनों में अंतर समझ में आ गया आपको, जीडीपी और जीएनपी में। जीडीपी कहता है कि देश की भौगोलिक सीमा के भीतर जो भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की जो मौद्रिक मूल्य होगा उसे जीडीपी कहेंगे। लेकिन जीएनपी कहता है कि देश के नागरिक एक देश के भीतर, चाहे वो देश में करें या विदेश में करें, देश का नागरिक होना चाहिए, वो अगर वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन करता है तो उनका कुल मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय सकल उत्पाद कहा जाएगा। अब इंडियन सिटीजन्स की जो डेफिनेशन है वो पूरे विश्व में किया गया इनके द्वारा उत्पादन, लेकिन ये कौन कौन से सिटीजन होंगे जो आर्टिकल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 8, 9 और 11 में दिए गए हैं। इसके अलावा एनआरआईज और पीआईओ जो मिलाकर हमने ओसीआई बना दिया है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा। ठीक है, इनके द्वारा किया गया उत्पादन जीएनपी कहलाता है। अब ये पूरा आप जो मैप देख रहे हैं, ओके, ये मैप क्या है, ये किसी देश से बांध नहीं रहा। अब हमारे देश का व्यक्ति यानी कि इंडिया का व्यक्ति ये है भारत, इसका व्यक्ति किसी भी देश में, वो सऊदी अरबिया में काम कर सकता है, किसी भी गल्फ कंट्रीज में काम कर सकता है, चाइना में भी कोई प्रोडक्शन कर सकता है, रशिया में कोई प्रोडक्शन कर सकता है, वो फ्रांस में कोई प्रोडक्शन कर सकता है, वो ब्रिटेन में कोई प्रोडक्शन कर सकता है, वो जर्मनी में कोई प्रोडक्शन कर सकता है, वो यूएस में कोई प्रोडक्शन कर सकता है ना, वो ब्राजील में कोई प्रोडक्शन कर सकता है, वो अर्जेंटीना में कोई प्रोडक्शन कर सकता है, वो मैक्सिको में कोई प्रोडक्शन कर सकता है, वो कनाडा में कोई प्रोडक्शन कर सकता है, ठीक है ना, वो ऑस्ट्रेलिया में कोई प्रोडक्शन कर सकता है, वो इंडोनेशिया में कोई प्रोडक्शन कर सकता है। तो कहीं भी विश्व के किसी भी देश में हमारे भारत का नागरिक अगर कोई प्रोडक्शन कर सकता है, और इसके अलावा अगर वो स्पेस में कोई प्रोडक्शन कर रहा है, कोई सेवा दे रहा है, यानी कि अंतरिक्ष में, और या फिर डीप स्पेस में यानी कि दूसरे ग्रहों के जो अंतरिक्ष है उनमें कोई अगर सेवाएं दे रहा है, तो उसे भी हम जीएनपी के अंतर्गत काउंट करते हैं। जीएनपी को ही सामान्यतः किसी देश की राष्ट्रीय आय माना जाता है। क्या माना जाता है? किसी देश की राष्ट्रीय आय माना जाता है। इसलिए आईएमएफ के अनुसार जिस देश का जीएनपी जीडीपी से अधिक होता है उसे विकसित देश माना जाता है। वर्तमान में भारत का जीएनपी जीडीपी से अधिक नहीं है, इसलिए भारत एक विकसित देश नहीं है। अब ये क्यों नहीं है, इसको आगे समझते हैं। हमारा जीएनपी जीडीपी से आगे क्यों नहीं जा पा रहा, क्यों? अब जो है तो जाना चाहिए। इसका क्राइटेरिया पूरा विश्व है। आप स्पेस में भी काम करिए, आप डीप स्पेस में दूसरे ग्रहों के स्पेस पे काम करिए, आप पूरी दुनिया में कहीं भी काम करिए, इतनी अपॉर्चुनिटी है, फिर भी हमारा जीडीपी इससे ज्यादा है और जीएनपी कम है। कुछ शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं। जो जीएनपी होती है वो किसी भी देश की बाहरी ताकत को बताती है, यानी कि बाहरी शक्ति, किसी देश की अर्थव्यवस्था की एक्सटर्नल स्ट्रेंथ क्या है, इससे जीएनपी से पता चलता है। इसके अलावा जीएनपी से स्किलफुल इकोनॉमी का भी पता चलता है, यानी कुशलता का भी पता चलता है। मतलब कि किसी देश के नागरिक कितने कुशल हैं, कितने दक्ष हैं, ये पता जीएनपी से ही चल पाता है। ओके, इसीलिए वर्तमान में जो भारत की जो इकोनॉमी है वो विकसित देश की इकोनॉमी के बराबर नहीं मानी जाती है। क्यों? क्योंकि जीएनपी के अंतर्गत जीडीपी आता है, यानी कि भौगोलिक, भारत की भौगोलिक सीमा में उत्पादन तो होगा ही होगा। इसके अलावा भारतीयों के द्वारा विदेशों से भी कुछ उत्पादन करके जो आय प्राप्त की जाएगी, ठीक है, लेकिन फिर विदेशियों द्वारा भी तो भारत में कुछ आय प्राप्त की जा रही है, उसको इससे माइनस कर देंगे। देखिए, अगर भारतीय पूरे दुनिया में कहीं से भी आय प्राप्त करेंगे तो भारत में भी तो कुछ विदेशी हैं जो भारत में आय सृजित कर रहे हैं,
तो भारतीयों द्वारा प्राप्त विदेशों से आय को हम जो विदेशियों द्वारा भारत में प्राप्त आय है उससे माइनस कर देंगे, और यही अंतर आ जा रहा है कि यही हम नेगेटिव में चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि विदेशियों द्वारा जो भारत में प्राप्त आय है वो ज्यादा है और भारतीयों द्वारा जो विदेशों में प्राप्त आय है वो कम है। ओके, तो फिर हम कहां चले जा रहे हैं? हम नेगेटिव में चले जा रहे हैं, इसीलिए हमारी जीएनपी जीडीपी से कम हो जाती है। अब जो भारतीयों द्वारा विदेशों से प्राप्त आय है, एक तो वो आती है रेमिटेंस के रूप में, प्रेषण के रूप में, ठीक है ना, जो निजी प्रेषण होता है, प्राइवेट रेमिटेंस, प्राइवेट रेमिटेंस के तौर पर आती हैं। जैसे दुनिया के दूसरे देशों में जो भारतीय कामगार कार्य कर रहे हैं, तो वो अपने देश में या भारत में जो भी कार्य कर रहे हैं तो वो भी अपने देश में कुछ पैसा भेजते होंगे, निजी लेन देन करते होंगे, अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा वो अपने लोगों को भेजते होंगे। जैसे भारी संख्या में जो लोग हैं खाड़ी देशों में, भारतीय लोग खाड़ी देशों में कार्य कर रहे हैं, यूएस में कार्य कर रहे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, यूरोपीय देशों में कार्य कर रहे हैं, तो भारत को पैसा भेजते हैं। अब अगर आप देखें तो इस जो प्राइवेट रेमिटेंस के मामले में 2019 तक, हालांकि अभी भी भारत नंबर 1 पर बना हुआ है रेमिटेंस को प्राप्त करने में, लगभग हम 80 अरब अमेरिकी डॉलर का रेमिटेंस प्राप्त करते हैं। सेकंड नंबर पर चाइना है जो लगभग 67-70 अरब डॉलर का रेमिटेंस प्राप्त करता है, ठीक है ना। तो इस नंबर पर हम नंबर 1 पर हैं, जबकि दूसरे नंबर पर चाइना है और तीसरे नंबर पर मैक्सिको है। लिख लीजिएगा, पहले नंबर पर इंडिया है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे, लिख लिया। स्पेस चूंकि कम है हमारे पास स्लाइड में, तो हमें इसको हटाना पड़ेगा, ओके, ताकि आप अच्छे से समझ पाए। दूसरा है विदेशी ऋणों पर ब्याज। एक तो रेमिटेंस हो गया, प्राइवेट रेमिटेंस, दूसरा है विदेशी ऋणों पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑफ द एक्सटर्नल लोन्स। ये विदेशी ऋणों के ब्याज की राशि, मतलब अब जो भी विदेशी ऋण है वो जो हमने लिए हैं, ठीक है ना, या जो हमने किसी को दे रखे हैं, अब हमने क्या किया है इसकी भी आय देखनी पड़ती है। हमने लोन ज्यादा दे रखा है और ऋण कम बांट रखा है, तो हमें इंटरेस्ट कम प्राप्त होता है और हमें इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ता है। तो ये जो हमें कम इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है, ये भी हमें कहां ले जा रहा है, नेगेटिव में ले जा रहा है। ये चीज समझ में आ गया। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है विदेशी अनुदान। विदेशी अनुदान में भी हम पीछे स्थिति में हमें, हालांकि हमें अनुदान मिलता है वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ या अन्य जो एनडीबी या अन्य जो एडीबी, ये बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे देश हैं जो हमें अनुदान देते हैं, लेकिन फिर भी हमारे द्वारा जो अनुदान दिया जाता है वो क्या है, कम रहता है इन अनुदानों के मुकाबले, तो हम इसमें भी पीछे हो जाते हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि हम लगभग, हालांकि अनुदान की स्थिति में हमेशा ऋणात्मक नहीं रहते हैं, लेकिन जो ये रेमिटेंस हैं और जो विदेशी ऋण है, इन मामले में हम हमेशा नेगेटिव स्थिति में रहते हैं। और टोटल ओवरऑल स्थिति में आप देखेंगे कि भारतीयों द्वारा जो विदेशों से प्राप्त आय है वो हमेशा कम रहती है विदेशियों के द्वारा जो भारत में वो आय करते हैं। ओके, तो ये जीएनपी का कॉन्सेप्ट था। अब हम इस फिगर को पहले समझते हैं, तो आप इस फिगर के माध्यम से कई सारी चीजों को क्लियर कर पाएंगे। देखिए, ये है जीडीपी, ये है जीएनपी, एनडीपी एंड एनएनपी। जीडीपी को कहते हैं ग्रॉस, लिखते जाइएगा और इस मैप को आप बना लीजिए। देखिए, जिन्होंने इसको बना रखा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिन्होंने इसको नहीं बना रखा है आप बना सकते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैप, ये आपको हमेशा एग्जाम से पहले रिवाइज करने में आसानी देगा, मदद करेगा, क्योंकि ये जो कंसेप्ट हैं ये कभी कभी लोगों को टफ भी लग सकते हैं। ओके, फिर ग्रॉस से ही रिलेटेड है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक हो गया, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनडीपी
इसको कहते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब इस मैथ से आप ये समझिए जीडीपी यहां पर है। अब आपको अगर जीडीपी से जीएनपी को समझना है तो इसमें आप कैसे समझ, जीडीपी हो गया किसी देश के भीतर समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहते हैं, और इसमें अगर हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को जोड़ दें, ओके, यानी कि NFIFA को जोड़ दें, नेट फैक्टर फ्रॉम एब्रॉड, यानी कि विदेशों से प्राप्त आय को, नेट जो प्राप्त आय हो रही है, यानी कि भारतीयों द्वारा प्राप्त आय माइनस विदेशियों द्वारा भारत में प्राप्त आय को जब माइनस करते हैं तो ये निकल के आती है विदेशों से अर्जित शुद्ध आय, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अगर इसको जीडीपी में ऐड कर दें तो क्या निकल आएगा, जीएनपी निकल आएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकल आएगा। लेकिन अगर जीडीपी से हमें एनडीपी निकालना है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को निकालना है, तो इसमें हमें माइनस करना पड़ेगा मूल्यह्रास को, यानी कि डेप्रीशिएशन को। डेप्रीशिएशन क्या होता है, देखिए जब आप कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या है, आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन करने के लिए क्या होगा कि आपको आपकी मशीनें चलेंगी। जब आपकी मशीनें चलेंगी तो क्या होगा कि उसमें कुछ घिसावट भी आएगी, यानी कि आपकी अर्थव्यवस्था में जो घिसावट आएगी, अगर उस घिसावट को हम माइनस कर दें जीडीपी से तो वही हो जाता है एनडीपी। ओके, अब घिसावट कैसे आएगी, जब आप कई सारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें क्या करेंगे कि मशीनें चल रही, मान लीजिए आपने चीनी का प्रोडक्शन शुरू किया, चीनी मिल लगाई, तो चीनी मिल में आप प्रोडक्शन तो कर रहे हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में वो हिस्सा ले रही है, लेकिन उसकी मशीनरी में कुछ घिसावट आएगी, कुछ डिप्रिसिएशन आएगा, उसको अगर आप निकाल लेते हैं बाहर, उसके मूल्य को भी आंक लेते हैं, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकलकर बाहर आ जाएगा। इसी प्रकार से जब आप जीएनपी से एनएनपी निकालते हैं तो माइनस डेप्रिसिएशन कर देते हैं, ओके, और जब आप इसी प्रकार एनडीपी से एनएनपी को निकालते हैं तो यहां पर प्लस कर देते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को, ओके, यानी कि विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आए। अब आप यहां समझ लीजिए, आपको कुछ भी निकालना है तो अब आपके लिए टफ नहीं है आपको। चलिए आप बताइए, आप अगर जीएनपी से एनडीपी कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला बताइए। उम्मीद करते हैं आप बता लेंगे। जीएनपी से, यहां जीएनपी है और यहां से एनडीपी कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, फ्रॉम एब्रॉड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस डिप्रिसिएशन, क्या निकल आएगा, एनडीपी निकल आएगा। समझ गए बात को। तो इस चार्ट से आप कोई भी क्वेश्चन हल करने की स्थिति में आ जाए। ये फॉर्मूला इसलिए आपके लिए जरूरी है। अब भारत में नेशनल इनकम किसे कहा जाता है ये समझना है। तो भारत में नेशनल इनकम कहा जाता है एनएनपी को, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को। ओके, नेशनल इनकम कौन है, एनएनपी है। एनएनपी को कहा जाता है राष्ट्रीय आय, यानी कि भारत में राष्ट्रीय आय एनएनपी को कहा जाता है। एनडीपी क्या है, जीडीपी में मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है तो वो एनडीपी निकल आता है। पिछले में आपने देखा था एनडीपी कैसे निकलता है, जीडीपी से जब आप घिसावट को हटा देते हैं तो वो एनडीपी हो जाता है। इसी मूल्यह्रास को कम करने के लिए क्या हो रहा है कि दुनिया के हर देश में आरएनडी हो रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम हो रहा है और इसमें भारी निवेश किया जा रहा है। अब चूंकि ये
किसी भी देश का कोई यूनिवर्सल नहीं हो सकता है। जो घिसावट हो रही है ये किसी भी देश का अपना पैमाना है। तो इसलिए हम एनडीपी को एक मानक जो तुलनात्मक अर्थव्यवस्था है उसमें इसका उपयोग नहीं करते। ओके, अब कितना भी हम निवेश कर लें, कितना भी हम R&D कर लें, क्या इस मूल्यह्रास को शून्य किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि एनडीपी कभी भी जीडीपी के बराबर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें मूल्यह्रास जुड़ा हुआ है। इज दैट क्लियर? एनडीपी के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं की तुलना नहीं की जाती है क्योंकि इनका तुलनात्मक अर्थव्यवस्था में कोई महत्व नहीं होता है। फिर बात करते हैं अब एनएनपी की। ओके, एनएनपी क्या है? नेट जो इनकम है, हमारी जो नेशनल इनकम है, उसी को हम एनएनपी कहते हैं। इसकी चर्चा हम अब अगले लेक्चर में करेंगे और एनएनपी के साथ साथ हम आगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की और चर्चा करेंगे। ये वीडियो कैसा लगा इसकी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये कंसेप्ट में अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है ना, तो आप देखिए, आप एनएनपी तो समझिए कि ये हमारी राष्ट्रीय आय है, नेट नेशनल प्रोडक्ट है, लेकिन अब इसके बारे में हम डिटेल चर्चा, क्योंकि इसके कई छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, उनको भी आसानी से आपको समझना पड़ेगा। तो आज का चूंकि लेक्चर भी बहुत टेक्निकल लेक्चर रहा है, ये जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, ठीक है ना, तो आप थोड़ा सा रिलैक्स करिए और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एनएनपी से आगे की चर्चा करेंगे। इसके बाद क्यों ये समझना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि अब हम इसके बाद जो चैप्टर शुरू करेंगे, फिर हम लोग आगे बजट की चर्चा करेंगे, बजट के बाद हम लोग बैंकिंग पे आएंगे और फिर जो फाइनेंशियल सिस्टम होता है उसकी बात करेंगे, फिर इंटरनेशनल ट्रेड पे जाएंगे। तो इस प्रकार से हम पूरी इकोनॉमी को आगे बढ़ाएंगे। इकोनॉमी को पढ़ने के लिए आप सबसे अच्छा तरीका है कि आप एनसीईआरटी से अपनी शुरुआत करें और जो मेरे लेक्चर्स हैं आप इनको कंटिन्यूअस देखते रहें, इनको बार बार रिपीट करें। देखिए यूट्यूब में एक ऑप्शन आता है थोड़ा सा फॉरवर्ड करने का, थोड़ी सी बढ़ा के देखने का, तेज देखने का, वॉइस को तेज करके देखने का। तो आप उसको जब आप रिवीजन किया करिए वीडियो के माध्यम से, तो आप उसको तेज कर लिया करिए। तो जो ये आप 1 या 1.5 घंटे की वीडियो को आप जब रिवाइज करेंगे और आप उसको डबल स्पीड से करेंगे तो वो आपका लगभग आधे घंटे 45 मिनट में वो आपका वीडियो पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा। चूंकि लेक्चर आपको सामने दिखता भी रहता है तो सारी चीजें आपको रिकॉल होती रहेंगी। ओके, इसके अलावा करंट अफेयर के वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं? अगर उनमें कोई सुधार की जरूरत है तो मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर बताया था 9560765693। आप उस पर उसका सुझाव भेज सकते हैं कि सर, या आपके कुछ टॉपिक्स हों जिन पे आप करंट अफेयर पे चर्चा करना चाहते हैं, उसकी चर्चा भी हम इसी के माध्यम से समझ पाएंगे कि आप किन टॉपिक्स पे फंस रहे हैं या किन टॉपिक्स पे आपको मदद की जरूरत है। ओके, तो थैंक यू वेरी मच।